चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपना दोबारा से लेक्चर। अच्छा, हम मशीन लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। हम डिवाइड किया मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज को हमने डिस्कस करना था कि मशीन लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ओनली लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर अंडरस्टूड बाय इट विदाउट यूजिंग अ ट्रांसलेशन प्रोग्राम। कि सिर्फ ये लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी जो लैंग्वेज है वो मशीन कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड ही मशीन लैंग्वेज करता है। तो इस वजह से उसको अगर हम कोई भी मैसेज मशीन लैंग्वेज में देंगे तो उसको उस कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा कि अपने माइक ऑफ कर लें। अच्छा, तो वो क्या करता है कि उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग मशीन लैंग्वेज में करता है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी ही मशीन लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। जब भी हम मशीन लैंग्वेज की कोई वो देते हैं तो वो उसको ट्रांसलेट नहीं करता, अंडरस्टैंडेबल होती है। नॉर्मली रिटन एज स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी वंस एंड जीरो। बाइनरी नंबर में ये नॉर्मली होती है जीरो और वंस पे अंडरस्टैंड करती है, यानी जीरो और वन लैंग्वेज ही सारी होती है। जितना मैसेज होता है वो जीरो जीरो वन वन वन, जितनी भी लेंथ होती है वो जीरो वन में लिखी होती है। ये सारी मशीन लैंग्वेज बाइनरी पे होती है। रिटन यूजिंग अ डेसिमल डिजिट इज द सर्किटरी ऑफ द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड पर मिनट। वो क्या कह रहा है कि और इसको वो कह रहा है कि जो हम जब हम लिखते हैं इसको यूजली डेसिमल डिजिट्स में, तो वो क्या करता है, इसको परमिशन दे देता है कि डेसिमल डिजिट्स में लिख लें, लेकिन सर्किट जो है ना हमारा वो बाइनरी में ही उसको अंडरस्टैंड करता है। यानी बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन इसकी ऑलरेडी होती है। इस वजह से उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी लैंग्वेज मशीन है तो वो उसको अंडरस्टैंड कर। टिपिकल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये देखें। अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है मशीन लैंग्वेज? पहले हमारे पास डिजिट्स होते हैं, वो होता है ऑप कोड, जिसको कहते हैं ऑपरेशन कोड। जैसे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, लेट्स सपोज कि अब दूसरा होता है ऑपरेंड, यानी लोकेशन जहां पे हमने वो चीज सेव करवानी है। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, एडिशन क्या है? ऑपरेशन है। तो एडिशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी लैंग्वेज में कोड होगा एडिशन का, वो क्या होगा? हमारा ऑपरेशन कोड, यानी ओप कोड। ठीक है, तो दूसरा आगे जो फंक्शन परफॉर्म करके जिस जगह उसको सेव करवाना है वो हमारा होगा ओपन, यानी हमारी एड्रेस लोकेशन होगी कि जहां पे हमने उसको जिस एड्रेस पे हमने उसको सेव करवाना है। तो ये दोनों मिलके ओप कोड एंड ऑपरेंड मिलके हमारी मशीन लैंग्वेज बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास 110001 एक नंबर है। ठीक है, अब 11001 है, उसमें 11 जो पहले होगा ना वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले दो डिजिट्स जो होंगे, दो बिट्स होंगे, वो ओप कोड को शो कर रहा होगा, और अगला जो होगा वो ऑपरेंड को, यानी उससे 11 से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एडिशन का नंबर कोई भी हम इसको नंबर दे सकते हैं, एडिशन कोई भी बिट्स दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को कोई भी जो भी हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी है उसको हम ऑपरेंड कोड कहते हैं। और जिस जगह फंक्शनैलिटी के बाद चीजों को सेव करवाना है, डेट इज ऑपरेंड। ठीक है, op code tells the computer which operation to perform from the instruction set of the computer। कि op code जो हमें बताता है वो क्या कहता है? ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है। कि अगर मैं कहूँ कि आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये वाली असाइनमेंट करनी है, इसी डेट को सबमिट करवानी है, ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी है, यानी आपको जो भी आप लोगों ने फंक्शन परफॉर्म करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी है, तो दैट इज op कोड। और जिस जगह आपने सेव करवानी है, अब देखिए मैं आपको कहती हूँ ये असाइनमेंट करके आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है, गूगल पे मेल कर दी है कुछ इस तरह। तो जिस जगह आप लोगों ने सेव कर मेल करनी है मुझे, गूगल पे मेल करनी है, जहां भी मेल करनी है, डेट इज ऑपरेंड। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ऑप कोड, और जो हमारी जहां पे हमने इंस्ट्रक्शन के पास चीजों को सेव करवाना है, डेट इज ऑपरेंड। इस वजह से वो कह रहा है कि ऑपरेंड टेल द एड्रेस ऑफ डाटा ओनली द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। फिर ये देखिए सैंपल हमारे पास, सैंपल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अब ये देखिए इतना बड़ा हमारे पास एक सैंपल कोड है। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज है, यानी इसमें जीरो और वन डिजिट यूज होते हैं। जीरो डिजिट यूज होता है, वन डिजिट यूज होता है। और ये हमारे पास बाइनरी नंबर में ये नंबर क्या बनता है, बाइनरी में कन्वर्ट
ये बाइनरी में है और ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्जन है, ठीक है। जो भी हमारे पास नंबर है वो डेसिमल में कन्वर्जन है, ताकि हम इजीली रीड अंडरस्टैंड कर सकें ये इतना बड़ा नंबर क्या है। ये हमारे पास इस तरह है कि ये 1 करोड़ या 14,171 है, ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने जितनी भी स्पेसिफिक बिट डिफाइन की होगी, ये हमारी ऑपरेंड की होंगी, और फिर हमारी ये वाली जो बिट्स होंगी वो ओप कोड की होंगी, यानी पहली ऑपरेंड की फिर ओप कोड की, पहली ओप कोड की फिर ऑपरेंड की होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सैंपल है मशीन लैंग्वेज का, जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज, एडवांटेजेस क्या है और इसमें रिस्ट्रिक्शंस यानी लिमिटेशन कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे पास। एडवांटेजेस ये है कि कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट, ऑब्वियसली ये मशीन लैंग्वेज है, इसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, तो ये एग्जीक्यूशन जो है इसकी वेरी फास्ट होती है, ये फास्टली एग्जीक्यूट हमारा प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन लिमिटेशंस क्या है कि मशीन डिपेंडेंट, अब मशीन पे डिपेंड करती है ये लैंग्वेज कि किस मशीन पे कौन सी, ये मशीन कौन सी है, ठीक है। इस मशीन पे लैंग्वेज कितनी किस हद तक चल सकती है, मशीन की डिपेंडेंसी आ जाती है। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, इसको ह्यूमन प्रोग्राम इजीली नहीं कर सकते, इसको अंडरस्टैंड करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, इसको समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू हमारी दूसरी लैंग्वेज। देखें अब ये हमारे पास सैंपल था, इसमें हमें डेसिमल में नंबर्स पढ़ना ज्यादा आसान है, जबकि इन नंबर्स को हमें अंडरस्टैंड करना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हम यूज ही डेसिमल करते हैं। तो इसी तरह हमारे लिए वो कह रहे हैं कि इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसको डिफिकल्ट टू प्रोग्राम है, हम इसको लिखेंगे एरर प्रोन, इसमें एरर के चांसेस है। डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, ऑब्वियसली इसको जब हम समझ नहीं सकते, तो जब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसको अपडेट करना हो, इसको मॉडिफाई करना हो, तो वो भी हमारे लिए डिफिकल्टी में आ जाता है। उसके बाद असेंबली एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज जो है हमारे पास वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बाय, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसको, जो कि हमारी मशीन लैंग्वेज की लिमिटेशंस को कम करता है। जो हमने मशीन लैंग्वेज में लिमिटेशन अभी पढ़ी है प्रीवियस स्लाइड में, कंस्ट्रेंट पढ़े हैं, उसको ओवरकम करता है। वो किस तरह, यूजिंग अल्फान्यूमेरिक mnemonics code instead of numeric code of the instruction to the instruction set। इसमें क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज होते हैं। लेट्स सपोज के अब यूजिंग ऐड, वहां पे ऐड के लिए हमें कोड देना पड़ता था, क्योंकि वो मशीन लैंग्वेज थी। यहाँ पे अगर हम सिंपली ऐड लिख दें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1110, अब ये देखिए, ये वहां पे हमें कोड देखना पड़ता था, हमें पहले याद रखना पड़ता था कि अच्छा ये वाला ऐड का कोड है। तो यहाँ पे अगर सिंपल ऐड लिखें तो हमें समझ आ जाएगा ऐड का मतलब है एडिशन। तो असेंबली लैंग्वेज में हम सिंपल ऐड लिखेंगे, मशीन लैंग्वेज में हम इस तरह कोड लिखेंगे, ठीक है। इस तरह 14 डेसिमल हमारे जितने हैं हमें याद रखनी पड़ेंगी इंस्ट्रक्शंस की, ऐड की क्या है, सब्ट्रैक्ट की क्या है, मल्टीप्लिकेशन की क्या है, जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करने हैं। लेकिन ये क्या है, हमें असेंबली में याद रखना है, हम सिंपल वर्ड्स लिखते हैं जो कि हम रीडेबल होते हैं, अल्फान्यूमेरिक, जिससे हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। allowing storage location to be represented in the form of alphanumeric address instead of numeric addresses। अब वो क्या कह रहे हैं कि अलाउ करते हैं कि स्टोर इनको डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर किया जा सके, ठीक है, डिफरेंट न्यूमेरिक एड्रेसेस के बजाय अल्फा न्यूमेरिक जगहों पे सेव किया जा सके। जैसे कि हम वहां पे क्या कर सकते थे, सेव करवाते थे 100 पे सेव करवाओ, या 1001 पे, 1002 पे, तो हमें क्या होता था, याद रखनी पड़ती थी कि लोकेशंस। अब यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड आंसर, मतलब कि फर्स्ट ऑपरेंड हो गया, सेकंड ऑपरेंड हो गया, और आंसर को हमें इससे पता चल गया कि ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, जो आंसर आएगा इसमें सेव करवा देना है। तो हमें वर्ड्स पढ़ के ज्यादा अंडरस्टैंड होता है, बजाय इसके कि हम कोड को याद करें, नंबर्स को याद करें, डिजिट्स को याद करें, ठीक है। Providing pseudo instruction that are used for instruction the system how we want to program to be assembled instead inside the computer memory। वो कह रहे हैं कि हमें जो है इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रोग्राम के अंदर, मेमोरी के अंदर सूडो इंस्ट्रक्शंस वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं होती, हम पढ़ के समझ जाते हैं, देख के समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें ये वाली इंस्ट्रक्शंस यूज होंगी। जैसे स्टार्ट प्रोग्राम हम सिंपल लिखने, इससे पता चल रहा है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम 000 नंबर, सेट असाइड एन एड्रेस, इस तरह डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं जो कि मशीन लैंग्वेज में हमें याद रखना मुश्किल होता है, तो असेंबली लैंग्वेज में हम एज कम्पेयर टू हमारे लिए बहुत इजी होता है। फिर आगे हमारे पास असेंबलर क्या है, असेंबलर क्या है, सॉफ्टवेयर that translate as a assembly language program into equivalent machine language program of a computer। कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा एक टूल है जो कि हमारी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है हमारी
इक्विवेलेंट टू मशीन लैंग्वेज, ताकि हमारी मशीन को अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए। ठीक है, हमारे पास असेंबली लैंग्वेज हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन मशीन को समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज है। ठीक है, तो उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए वो उसको कन्वर्ट कर रहा था। अब ये देखें, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, हमने असेंबली में प्रोग्राम लिखा, इनपुट किया, जब इनपुट किया तो अंदर असेंबलर लगा हुआ, असेंबलर जो करता है कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, आउटपुट हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अब आगे सोर्स कोड क्या है? सोर्स प्रोग्राम क्या है? 1 to 1 क्रॉस वर्डिंग, यानी सोर्स जो कोड हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग लिखते हैं, वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है हमारा, उसको कन्वर्जन हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आउटपुट आता है। अब इसको एग्जांपल से एग्जांपल ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, एग्जांपल किस तरह है कि अब इसके ऑप कोड किस तरह है? हार्ड यूज एंड प्रोग्राम टू स्टॉप। अगर मैंने हार्ड करना है या मेरा प्रोग्राम एंड करना है, उसको स्टॉप करना है, तो मैं HLT लिख दूंगी, उसका ऑप कोड है 00। अगर CLA क्लियर, यानी क्लियर एंड ऐड इनटू ए रजिस्टर, अगर कोई हमने रजिस्टर ऐड करना है या कोई चीज क्लियर करनी है, क्लियर का मतलब है साफ कर देनी है या उसको दोबारा से रीसेट करना है, तो उसके लिए CLA लिखते हैं, उसका ऑप कोड है 10। अगर हम मैंने ऐड का फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसका ऑप कोड है 14। इसको 14 नहीं पढ़ेंगे, 14 पढ़ेंगे, अगला डेसिमल है ना। तो ऐड टू कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर, यानी हम ऐड कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब इसकी ऑप कोड है 15। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर, यानी हम कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। STA मतलब स्टोर करवा रहे हैं, इसका ऑप कोड है 30। यानी अगर हमने कोई चीज स्टोर करवाने तो हो, वो क्या है? STA लिखेंगे हम। अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सपोर्टेड बाय कंप्यूटर, के जो सबसेट होते हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शंस हमारे कंप्यूटर को सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास न्यूमोनिक्स होते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंग टू ऑप कोड होते हैं, जिसका मतलब ये होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने लिखे हुए हैं, HLT, CLA, ऐड, सब्ट्रैक्ट, STA। ठीक है, इनका मतलब आगे लिखे हुए हैं कि क्या, जो मैंने भी बताया। इसी तरह आगे एग्जांपल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, डिफरेंट मजीद एग्जांपल्स हैं। स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट डाटा ऐड, सेट असाइड एड्रेस फॉर फर्स्ट, फिर सेकंड, कहाँ कहाँ पे हमने एडिशन करवानी है। ठीक है, फिर आंसर लिखना है, फिर क्लियर करवाना है। क्लियर मतलब हमारा प्रोग्राम हो गया, ओके, स्क्रीन को क्लियर करवा दो। फिर सेकंड को जो हमने करवाना है हार्ड का मतलब है कि हम प्रोग्राम एंड कर। इस तरह हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को यूज करके अपने प्रोग्राम को लिखना होता है, दैट इज असेंबली। एन एग्जांपल ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, सिंबॉलिक नेम, जैसे फर्स्ट सेकंड आंसर, फर्स्ट की मेमोरी लोकेशन ये है, सेकंड की ये, आंसर की ये। इस तरह हमने मेमोरी लोकेशन दी है, जिस तरह ऊपर मैंने दिया वहां नीचे भी हमने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो उसका मतलब ये है। अब मैपिंग टेबल सेटअप बाय द असेंबली फॉर द डाटा आइटम्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, कह रहे हैं कि मैप करते हैं हम टेबल्स को और असेंबलर्स को, कि डाटा आइटम जो आ रहे हैं वो लैंग्वेजेस को, वो किस तरह हमारे पास आ रहे हैं। फिर आगे है एन एग्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम की एग्जांपल सेम उसी तरह जो मैंने ऊपर बताई है। ठीक है, ये मजीद एक एग्जांपल है, इसको आप रीड आउट कर दीजिएगा। एडवांटेजेस क्या है? इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज, इसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं आसानी से और यूज भी कर सकते हैं। इजियर टू लोकेट एंड करेक्ट एरर, हम कहीं पे भी अगर एरर आए तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं एरर को, और उसको ठीक भी कर सकते हैं। फिर है इजियर टू मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन भी हमारी आसानी से हो जाती है। नो वरी अबाउट एड्रेसेस, हमें एड्रेसेस की भी टेंशन नहीं है याद रखने की, हम सिंपल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो एड्रेसेस ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाती है। इजीली रीलोकेटेबल, इसको दोबारा से एक लोकेशन पे अगर सेव है तो दोबारा से हम इसकी लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज, एफिशिएंट होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है उससे ज्यादा ये एफिशिएंट है। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट कौन कौन सी हैं? वो ये है मशीन डिपेंडेंट, ये भी मशीन डिपेंडेंट है। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, अब हमें असेंबली लैंग्वेज को करने के लिए, इसका कोड लिखने के लिए हार्डवेयर की अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत जरूरी है। हार्डवेयर को अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें हार्डवेयर का नहीं पता तो हम असेंबली लैंग्वेज को कोडिंग नहीं कर सकते। आगे है हमारे पास मशीन लैंग्वेज कोडिंग। मशीन लैंग्वेज कोडिंग में क्या है कि इसमें मशीन लैंग्वेज भी कोडिंग होती है। ठीक है, यानी साथ साथ हमें ऑपकोड्स वगैरह, ऑपरेंड वगैरह उनके नंबर होते हैं, तो इस वजह से इसमें ये लिमिटेशंस आ जाती है। फिर हमारे पास टिपिकल यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हम कहाँ यूज करते हैं? मेनली यूज टुडे टू फाइन ट्यून इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज टू इंप्रूव द प्रोग्राम। अगर हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है या एग्जीक्यूशन करना है, उसकी हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वहां पे हमने ये यूजिंग असेंबली लैंग्वेज यूज करनी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास असेंबली लैंग्वेज विद माइक्रो इंस्ट्रक्शंस।
मैक्रो इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन that gets translated into several machine language instruction is called a macro instruction। कि हमारे पास क्या है कि कोई असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें गेट करती है ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। बहुत सारी जो मशीन लैंग्वेज हैं उनकी एक असेंबली लैंग्वेज है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हम बहुत सारी मशीन लैंग्वेजेस यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मैक्रो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन को यूज करना या दैट इज मैक्रो इंस्ट्रक्शन। सेवरल असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट सच मैक्रो इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप द कोडिंग। अब assemblers of such assembly language are designed to produce multiple machine language instruction for each macro instruction। अब कोई भी assembly language डिजाइन करने के लिए हमारे पास multiple machine instruction होती है, जाहिर है उन सबको उन macro instruction से मिलके ही हमारी assembly language बनती है। अब उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। Do not require programmers to know anything about the internal instruction of computer on which high level language program will be executed। इसकी कोडिंग करने के लिए हमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है हार्डवेयर को, बिल्कुल भी इंटरनल स्ट्रक्चर को, बिल्कुल भी मशीन लैंग्वेज को हमें पता हो ना हो, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसकी कोडिंग कर सकते। Deal with high level coding enabling the programmers to write instruction using English word and familiar mathematical symbols and expressions। कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्रामिंग्स हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी जरूरत हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह एक्सप्रेशन की जरूरत हो तो हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेट प्रोग्राम, यानी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, दैट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट टू मशीन लैंग्वेज। अभी देखें, हमने तो कोडिंग ऊपर कर दी, हमारा काम है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमने कोडिंग कर दी, अब पीछे हमें इंटरनल लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपाइलर है हमारा, वो खुद ब खुद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हमें मशीन लैंग्वेज आती है नहीं आती, हमें इस बात से कंसर्न नहीं है। उससे क्या होता है, कंपाइलर जो हमारा जो हमारी इंस्ट्रक्शन है हमारी इक्विवेलेंट टू मशीन लैंग्वेज के, वो खुद ब खुद कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद compiles a set of machine language instruction for every program instruction in a high level language। कि compile जो कर रहे हैं हम, set of machine language हो, instructions of every program, जो भी हमारी instruction हो high level language की, वो इसको compile का machine language में convert कर देता है। compiler का क्या काम है ये देखें, हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रोग्राम करते हैं, कंपाइलर इनपुट देते हैं, कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में आउटपुट दे देता है, ठीक है। सेम उसी तरह अब ये कंपाइलर की वर्किंग किस तरह है, प्रोग्राम 1 लिखा हमने हाई लेवल लैंग्वेज में, कंपाइलर के पास गया लैंग्वेज 1, फिर हमारे पास हमने एक और हाई लेवल लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज को लेट्स सपोज यहाँ पे हमने C++ लैंग्वेज यूज की, यहाँ हमने जावा, तो वो क्या करता है, कंपाइलर, इसका कंपाइलर अलग से मशीन कोड जनरेट करता है और इसका कंपाइलर अलग से मशीन कोड जनरेट करता है, दोनों प्रोग्राम्स की अलग अलग मशीन कोडिंग जनरेट हो जाती है, ये कंपाइलर का काम है। कंपाइलर का काम अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ये मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका काम मेन जो है मशीन लैंग्वेज की कन्वर्जन है, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंटैक्स एरर क्या है, इन एडिशन टू डूइंग ट्रांसलेशन, अब हम कोई जो कर रहे हैं कोड लिख रहे हैं, अब कोड की कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेट्स सपोज जैसे कि इंग्लिश में आप लोगों ने याद है कि आप लोग लेटर लिखते थे या एप्लीकेशन लिखते थे, उसमें इंस्ट्रक्शंस होती थी ना कि कोमा यहाँ आना है, फिर हमारे पास हमने ड्यू टू रिस्पेक्टफुल यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद ओबीडिएंटली लिखना है, फिर अपना नेम लिखना है, डेट लिखना है, वो एक फॉर्मेट होता था। तो इसमें भी कोडिंग करने के लिए एक फॉर्मेट डिजाइन होता है, अगर आप उस फॉर्मेट को लेके नहीं चलेंगे, उसमें चेंजिंग्स होंगी, तो वो क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। जिस तरह आप लोग भी लेटर या एप्लीकेशन लिखो, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होती थी, एग्जाम में भी तो आप लोग की मार्क्स कटिंग होती, ठीक है। तो उस इसी तरह इसमें भी क्या होता था कि अगर आप लोग, क्या होता है कि आप लोग अगर एरर से, अगर कोई फॉर्मेट से हट के कोई भी करते हो, लेट्स सपोज कि आपने एक एंड पे सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाना था, तो वो आपको एरर देता है, सिंटैक्स एरर, कि आपने लिखने में गलती की है, इनलीगल कैरेक्टर यूज किया या इनलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, इनप्रॉपर सीक्वेंस, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं सीक्वेंस वो इनलीगल यूज किया है।
यूज ऑफ अनडिफाइंड वेरिएबल, वो वेरिएबल्स जो डिफाइंड नहीं है, हर चीज को डिफाइन इसमें एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाया होता है, वो नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आप लोग वो एरर जनरेट करता है, दैट इज सिंटैक्स एरर। अ कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर को फाइंड आउट नहीं कर सकता। अब लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर होता है कि जो आपकी लॉजिक में प्रॉब्लम होती है। सिंटैक्स एरर जो आपने लिखने में मिस्टेक की है। लॉजिक एरर जैसे कि आपने सब प्लस करना था लेकिन प्लस के बजाय आपने माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको तो प्लस चाहिए था, आपने माइनस कर दिया, तो इस मीन कि आपने लॉजिक गलत लगाई है। तो लॉजिकल एरर को वो आइडेंटिफाई नहीं करता। आपको जब स्क्रीन पे आउटपुट शो होती है तो फिर आपको पता चलता है, लेट्स सपोज कि आपने, मैंने कहा है कि आपने 5 और 10 दो नंबर्स हैं, इनको एडिशन करना है, तो उसका रिजल्ट हमारे पास 5 और 10 का 15 आना चाहिए, जबकि आपको स्क्रीन में 5 शो हो रहा है, वो 10 में से 5 को माइनस कर रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि आपने लॉजिक गलत लगाई, आपने एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन लगा दिया। तो ये होता है लॉजिकल एरर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर को रिमूव किस तरह करते हैं? ये इस तरह होता है कि हमने क्या किया कि सोर्स कोड लिखा, कंपाइल सोर्स प्रोग्राम किया, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसमें एडिट सोर्स प्रोग्राम लिखा, फिर इसको कंपाइल किया। कंपाइलर जब करते हैं कन्वर्ट, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगता है, तो फिर उसको वो सिंटैक्स एरर जनरेट करता है। अगर तो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट हो गया तो वो जनरेट करता है कि आपके कोड में प्रॉब्लम है। अगर नहीं तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी हमारे पास जो है आउटपुट रिप्रेजेंट कर दे। लिंकर, अब लिंकर क्या है? लिंकर का काम है, linker for a large software storing all the lines of program code in a single source file, difficult to work with, difficult। अब ये क्या है कि हमारे पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लाइंस हमारी स्टोर्ड है, तो ये क्या करता है, एक सिंगल सोर्स फाइल में कन्वर्ट करता है हमारी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो काम डिफिकल्ट वर्क होता है, उसमें डिप्लॉयमेंट जो होती है, मल्टीपल प्रोग्रामर्स की कंकरेंसी, जो भी हमारी चीजें होती हैं, अगर सोर्स प्रोग्राम हमें रिक्वायर होती है, वो सारी लिंक करता है, दोबारा से रिकम्पाइल करता है। जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज हो गई, जो हमने कोई खास स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरीज ऐड की हैं, वो इनको लिंक करता है। वो क्या करता है, modular approach to generally adapted to develop large software where the software consists of multiple source program। अब वो सॉफ्टवेयर से मल्टीपल सोर्स फाइल्स पे कंसिस्ट होता है, लेकिन वो लिंक कर देता है उसके साथ, और आपको डिफरेंट जितनी भी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं उनकी फंक्शनैलिटीज को वो परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, दैट इज लिंकर। इसके बाद लिंकर कहते हैं ईच सोर्स प्रोग्राम फाइल कैन बी इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई। हर जो हमारी सोर्स, अगर लेट्स सपोज हमने 10 फाइल सोर्स प्रोग्राम लिखी हुई है, वो उनको इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई कर रहा होता है और आपके कंपाइल क्रिएशन कर रहा होता है, ठीक है, यानी इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, कोरोस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा होता है। लिंकर प्रोग्राम इज यूज्ड टू प्रॉपर्ली कंबाइन ऑल द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल्स। अब जब हम कंपाइलर से जब कन्वर्जन होती है हमारी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फाइल मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स में होती है, तो वो सबको लिंक कर रहा होता है, सबको प्रॉपर्ली कंबाइन करके हमारी आउटपुट जनरेट करता है। फिर क्या है, क्रिएट द लाइन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये हमारी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है उन मॉड्यूल्स को लोड करता है और हमारे एग्जीक्यूट होने में हमारी प्रोग्राम को हेल्प करता है। आगे है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज की को ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, जैसे मैं कहूँ कि एक बहुत डिफिकल्ट पैराग्राफ है, आप इसको इंटरप्रेट करें, यानी आसान लफ्जों में इंटरप्रेट करें, तो वो क्या करता है, टेक्स वन स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। कि वो एक एक इंस्ट्रक्शन यानी लाइन बाय लाइन एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है और उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, फिर इमीडिएटली एग्जीक्यूट द रिजल्ट मशीन लैंग्वेज, और फिर फौरन से उस मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन में और रिजल्ट जनरेट करता है। कंपाइलर सिंपली ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट एंड इट्स नॉट इन्वॉल्विंग एग्जीक्यूशन। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाइलर का काम भी तो यही था कि वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, इंटरप्रेटर का भी काम है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? इंटरप्रेटर का काम भी हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है हर इंस्ट्रक्शन को, लेकिन साथ साथ एग्जीक्यूशन भी ये करता है, ये एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है। एक कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है, इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूट भी करता है आपके प्रोग्राम को, यानी आपको आउटपुट भी शो करता है। ये देखिए आपका रोल ऑफ इंटरप्रेटर क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी सोर्स इनपुट करके इंटरप्रेट ट्रांसलेट एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट, फिर हमारे पास आउटपुट यानी रिजल्ट जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है वो शो होता है, ठीक है।
Intermediate language compiler interpreter. New type of compiler interpreter combines speed, easy and control of both compiler interpreter. जो ये क्या है? ये जो हमारी कंपाइलर इंटरप्रेटर इनको कंपाइल करके स्पीडी वर्क में हमें रिजल्ट देता है. कंपाइलर फर्स्ट कंपाइल द सोर्स प्रोग्राम टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट. पहले कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है प्रोग्राम को, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है. फिर इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, मशीन लैंग्वेज कोड नहीं होती, इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है. फिर हम उसको वर्चुअली मशीन इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद इंटरप्रेटर जो है वो हमारा रिजल्ट कन्वर्ट कर देता है सिंपली. अब इसका बेनिफिट्स क्या है इंटरमीडिएट लैंग्वेज के, कंपाइलर इंटरप्रेटर के? Intermediate object program is in compiler form and thus is not originally source code, so safer and easy to share. हम इंटरमीडिएट जो ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रोग्राम आया होता है कंपाइलर के बाद, उसको हम शेयर नहीं कर सकते इजीली. वो बहुत हैवी फाइल होती है और वो अंडरस्टैंडेबल सेफ नहीं होता. ठीक है. उसके बाद दूसरा क्या है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन लैंग्वेज नहीं होती. ठीक है. इंटरमीडिएट डेफिनेशन लैंग्वेज ये स्टैंडर्ड नहीं होती, इसको हम पढ़ भी नहीं सकते. इंटरप्रेटर कैन बी रिटन फॉर एनी कंप्यूटर आर्किटेक्चर. किसी भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किसी भी मशीन इन्वायरमेंट में लिख देता है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. अब न्यू इंटरप्रेटर कंपाइलर इंटरमीडिएट प्रोग्राम जो है वो कह रहे हैं कि फाइनल जो हमारी होस्ट मशीन होती है उसमें एग्जीक्यूट करता है और फिर हमारे पास टेक्निक इज कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन. जैसे ही हम कंपाइलेशन करते हैं हमारे पास फौरन से स्क्रीन पे रिजल्ट आ जाता है, जिसको जीआईडी कहते हैं, जस्ट इन कंपाइल. एडवांटेजेस क्या है हाई लेवल लैंग्वेज के? मशीन इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली, स्टार्टिंग में बताया. इजियर टू लर्न एंड यूज, इसको हम इजीली लर्न भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल है. फ्यू एरर्स होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसको हम फौरन से एरर्स को खत्म भी कर देते हैं. लोअर प्रोग्राम प्रेपरेशन कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी कम होती है. बेटर डॉक्यूमेंटेशन इसकी हो जाती है. इजियर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है. यानी अगर कुछ एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसको 2-3 साल बाद हमने मेंटेनेंस करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं. अब इसमें लिमिटेशन कौन सी है? लोअर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी. इसमें एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. लेस फ्लेक्सिबिलिटी टू कंट्रोल द कंप्यूटर सीपीयू. इस कंप्यूटर का जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको जो है कंट्रोल करने में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. मेमोरी और रजिस्टर ज्यादा यूज हो रहे हैं, इस वजह से लेस फ्लेक्सिबल. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी OOP. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज फॉर सिमुलेशन रियल वर्ल्ड प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में जो हमने लैंग्वेज यूज करनी था, अब देखिए हमारी जो लैंग्वेज है, हम इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ लोग पश्तो, सराइकी, इस तरह की लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं. ठीक है. तो इस तरह से कंप्यूटर की भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, जो हम अपनी प्रोग्राम की डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब OOP एक लैंग्वेज है. एसेंस ऑफ OOP इज टू सोल्व अ प्रॉब्लम. OOP के क्या क्या फायदे हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? ये करता है आइडेंटिफाई द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम. प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करता है. आइडेंटिफाइंग प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड ऑफ देम. इनको प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है उनको आइडेंटिफाई करता है. क्रिएटिंग सिमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हमारे ऑब्जेक्ट की सिमुलेशन क्रिएट करता है. प्रोसेसेस एंड अदर कम्युनिकेशन, दूसरी कम्युनिकेशन में भी हमें हेल्प आउट करता है. अच्छा, आगे फिर एक दूसरी लैंग्वेज है, पहले हमने पढ़ी है OOP, फिर हमारे पास है फोर्ट्रॉन. फोर्ट्रॉन में क्या है? स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन. यानी ओरिजिनली डेवलप ये जॉन वेकस था, उस टीम बनाई थी IBM में, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था. स्टैंड इसकी ANSI यानी इसका एक कोड होता है फोर्ट्रॉन का 77, फोर्ट्रॉन 19 के नाम से ये स्टैंडर्डाइज इसको नेम दिया जाता था. इसको सोल्व डिजाइन किया गया है साइंटिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए. ठीक है. जो भी हमारी मैथमेटिकल लिहाज से प्रॉब्लम थी उनको सोल्व करने के लिए हम फोर्ट्रॉन को यूज करते हैं. ये देखें, अब इसका सिंपल जो है प्रोग्राम फोर्ट्रॉन का किस तरह लिख सकते हैं कि इस तरह इसका लिखने का मेथड है. फोर्ट्रॉन प्रोग्राम टू कंप्यूट द सम करना है हमने 10 नंबर्स का, हमने लिखना है द सम ऑफ 10 नंबर्स. सम इज इक्वल टू 0 यानी सम में पहले हमने 0 रखवा दिया. उसके बाद डू हमने ये एक लूप है यानी 50 टाइम चला, बार बार सम करता गया. कंटिन्यू का मतलब है कि फिर उसे सम किया, जब सम करके हमारे पास रिजल्ट आ गया द सम ऑफ गिवन नंबर, जितना भी रिजल्ट आ गया हमने स्टॉप कर. इस तरह इसको जो भी मैंने अभी बताया कि मैथमेटिकल चीजों को सोल्व करने के लिए हम फोर्ट्रॉन को यूज करते हैं. कोबोल है स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. कोबोल का जो है एब्रीविएशन क्या है? कॉमन बिजनेस
ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी ओरिजिनली डेवलप्ड स्टार्ट अंडर ग्रेस होपर, इसको एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसकी कोबोल 74, कोबोल 85, कोबोल 2002 के नाम से भी इसको कहा जाता है। इसको डिजाइन किया गया है प्रोग्रामिंग बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, जहां पे भी जितनी भी हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग होती है बिजनेस के लिहाज से, उसकी प्रोसेसिंग में हम यूज करते हैं। डिजाइन है टू हैव अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपीयरेंस, और रिटन इन इंग्लिश में भी इसको डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसको लिखने का सैंपल ये देखें। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन प्रोग्राम जो हमारे पास है, दिस प्रोग्राम कंप्यूटर ने प्रिंट द सम ऑफ गिवन नंबर। अब हमने इसको भी सम कर रहा है तो किस तरह लिखना है, इन्वायरमेंट डिवीजन, कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, इसमें डिफरेंट इसकी, जैसे कि हमारे पास इंग्लिश में लिखने के कोई और रूल होते हैं, उर्दू में लिखने के कोई और रूल होते हैं, मैथ में कोई स्टेटमेंट लिखनी हो तो कोई कुछ और रूल्स होते हैं। तो वो इसकी ये सैंपल है कि हमने किस तरह को बोल कर लिखना है। ठीक है, आगे हमारे पास ये सारे इसके प्रोग्राम्स हैं। इसकी सैंपल के तौर पे अगर आप देखें, बेसिक्स, बेसिक है स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है इसको बेसिक कहते हैं, यानी इसको एक जॉहन कैमने और थॉमस दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनकी आंसर बेसिक 78 के नेम से थी। और इसको इंटरेक्टिव लैंग्वेज के लिए यूज कर, यानी हमने कहीं पे यूजर कंपाइलर इंटरप्रेटर की बजाय हमें कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कोई हमें रिजल्ट चाहिए सिंपलेस्ट वे में, तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, इसकी लैंग्वेज को लर्न करना बहुत आसान है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है ये लैंग्वेज। ठीक है, ये देखिए इसको बेसिक लिखने का तरीका है। पहले तो प्रोग्राम लिख लिया हमने, कंप्यूट लेट्स s इक्वल टू 0, हमने s में सम करवाना है 0, फोर लूप लगाया, यानी 1 से 10 तक लूप चला बार बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें सेव करवाते गए वैल्यूज अपनी, सम करते गए, जितनी भी हमारे पास डाटा आ रहा था। हम देखें डाटा हमारे पास 4, 20, 15, 32, 48, वो सम हो गया हमारे पास, एंड पे रिजल्ट आ जाएगा। इसको समझना, इसको प्रोग्राम करना बहुत आसान है। उसके बाद है पास्कल, नेम्ड आफ्टर द फेमस 17th सेंचुरी फ्रेंच मैथमेटिकल ब्लेस पास्कल था। ये उसने अपने नेम पे ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, उसने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज्यादा वेल स्ट्रक्चर मॉड्यूल्स यूज होते थे, उसके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसको एजुकेशनल लैंग्वेज के तौर पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया कि वहां पे ये यूज हो सकती है। डिफरेंट फाइल्स को अगर हमने मैट्रिसेस यूज करने हैं, स्ट्रिंग्स यूज करनी है, रिकॉर्ड्स यूज करने हैं, फाइल्स वगैरह यूज करनी है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इसका सैंपल ये है। अब उसके बाद है सी, इसको बेल लेबोरेटरीज ने यूएसए में एक डेनिस एक साइंटिस्ट था और ब्रायन था, इन सब ने मिलकर डेवलप किया था, और इसको आंसी ISO C89, C90, C99 के नाम से स्टैंडर्डाइज कहा गया था इनका नेम। ठीक है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब जैसे मैंने हाई लेवल लैंग्वेज आपको प्रीवियस में पढ़ाई थी, ठीक है, उसमें हमने सी को यूज करना है। ठीक है, डिफरेंट जो हमारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे पास बेसिक लेवल पे जो सॉफ्टवेयर हमने बनाने छोटे छोटे पैकेज, वो उसके लिए हम सी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गई सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस नेम्ड एज सी प्लस प्लस एज अ प्लस प्लस इज अ इंक्रीमेंट, यानी किसी चीज में इंक्रीमेंट एडिशन करना हो तो सी से ही आगे इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट लेवल सी को ही अगला वर्जन सी प्लस प्लस का नाम दिया गया था। इसको बेड्रैन और बेल लैब्स ने अर्लियर 1980s में इंट्रोड्यूस करवाया था। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, इसको सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस में भी हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी हमारी लैंग्वेज जो है सी प्लस प्लस में हमारे सॉफ्टवेयर जो बनते हैं। ठीक है, वहां पे हम कोडिंग कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, इसमें हमने सिर्फ लाइब्रेरीज ऐड करनी होती है, अपनी इंस्ट्रक्शन लिख के हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई जावा। जावा डेवलपमेंट ऑफ स्टार्ट एट सन माइक्रोसिस्टम 1991 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसको सी प्लस प्लस जैसी ही है, बस थोड़ी सी इसमें फीचर डिफरेंट है। यानी अगर हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने हो, डिफरेंट चीजें बनानी हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपनी इस सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज को यूज करते हैं। लेट्स सपोज के कहीं पे आपको ऐसा हो कि कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आपके, कुछ आपने डिजाइन करना हो, यानी अपने इमेजेस डिजाइन करनी हो, कुछ शेप बनानी हो, तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, जावा यूज करते हैं। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन है। आपने पीछे पढ़ा था जीआईटी, जो जीआईटी यानी जस्ट इन कंपाइलेशन में यूज होती है, जावा जो है हमारी जस्ट इन कंपाइलेशन में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद सी शार्प आ गई। सी शार्प भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी सी प्लस प्लस और जावा जैसी थी, बस थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है। ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यूज होती है।
आगे आरपीजी स्टैंड फॉर रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। इसमें क्या होता है कि आईबीएम ने डेवलप करवाई थी, इसमें हम आउटपुट रिपोर्ट डेवलप करते हैं, यानी जो हमारा रिजल्ट होता है ना उसकी रिपोर्ट जो है प्रोसेसिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट को हम देख रहे होते हैं कि किस तरह ये वर्क कर रही है। इजियर टू लर्न एंड यूज ऑफ कंपेयर कोबोल, ये कोबोल के साथ कंपेयर करें तो वहां उससे उसी तरह वर्क करती है, लेकिन ये है कि इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिस्ट है, स्टैंड फॉर लिस्ट यानी प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग है, इसको भी जॉहन ने 1959 में डेवलप करवाया था, इंट्रोड्यूस कराया उसको। इसको भी हमने डिफरेंट फीचर यानी न्यूमेरिक डाटा मैनिपुलेट करने के लिए, स्ट्रिंग्स वगैरह टेक्स्ट में लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नोबॉल स्टैंड फॉर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्ट्रिंग ऑब्जेक्टेड सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है ये भी नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग यूज होते हैं, जैसे AMARA में अमारा लिखती हूँ, इसमें कोई नंबर 1 2 3 डिजिट्स नहीं यूज होते, इसमें सिर्फ ये यूज होते हैं। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सिंप्लिसिटी है, इसमें नेचुरलनेस है, एब्स्ट्रैक्शन है, एफिशिएंट है, हमारी सपोर्ट करती है, लोकेलिटी इसमें अच्छी से हो जाती है, इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी है, ठीक है। नेचर ऑफ एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन जो है उसको समझ सकते हैं कौन सी किस लिहाज से है, जो सी हमें लैंग्वेज है उसकी फेमिलिटी इसमें होती है, इजी टू लर्निंग हमारी, इसमें इजीली हम इनको लर्न कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस को। इसमें गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर्स होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन की जो है एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद सब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम रिटन इन अ मैनर दैट इज, एक प्रोग्राम है उसका जो छोटा सा एक पार्ट यानी एक मॉड्यूल हो, यानी एक बहुत बड़ा एक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसमें एक छोटा सा जो फंक्शन होगा उसकी जो हमने कोडिंग करनी होती है, दैट इज सब प्रोग्राम। सब प्रोग्राम जो है वो स्टेटमेंट कंटेन, छोटे छोटे स्टेटमेंट में कंटेन करते हैं, ठीक है। यानी बड़े प्रोग्राम से एक छोटा प्रोग्राम जब हमारा निकलता है दैट इज सब प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यानी कि हमारे पास एक सब प्रोग्राम हमने सिक्योर करना है, दैट इज सब प्रोग्राम नेम, ठीक है। उसके अंदर ही फिर हमने एक और इंस्ट्रक्शन लिख दी, दैट इज सब प्रोग्राम बॉडी, यानी एक बहुत बड़े प्रोग्राम में हमने एक छोटा प्रोग्राम डिफाइन किया, दैट इज सब प्रोग्राम, ठीक है। आगे ये सब प्रोग्राम किस तरह कॉल कर रहे हैं ये आपके वैसे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, एक दफा बस आपकी स्लाइड में आगे ये कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस वगैरह हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। जस्ट इन टाइम, लैंग्वेज प्रोसेसर, लिंकर, C++, ठीक है। ये फ्रेजेस जो हमने पूरी इस स्लाइड में यूज की हैं वो है, ठीक है। मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, किसी का कोई क्वेश्चन हो। वैसे भी लेक्चर का टाइम हमारा एंड होने लगा।